नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो लेक्चर में। और आज के हमारे वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ इज एम आर। देखिए, इंग्लिश में इज एम आर आप लोगों ने किसी ना किसी सेंटेंस में तो देखा ही होगा, लेकिन इनका यूज कैसे करते हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यही समझेंगे कि यूज ऑफ इज एम आर, इसी टॉपिक को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए समझते हैं। देखिए, यूज ऑफ इज एम आर, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते ही हैं, सेंटेंस को तीन प्रकार से बना सकते हैं। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं। दूसरा होता है आपका निगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इन्हीं तीनों सेंटेंस में इज एम आर को यूज करने के कौन कौन से रूल्स हैं, उन्हीं को हम आज इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। तो जो हमारा यहाँ पर पहला निकल के आ रहा है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ पर एएस का मतलब है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल में होता है ना। और इज का मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूँ, आर का मतलब होता है, ठीक है। तो इज एम आर का प्रयोग कहाँ पर होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है, यानी कि हमेशा वर्तमान काल की स्थिति में ही हम इज एम आर का यूज करते हैं। तो इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल में होता है। और इज का जो मतलब होता है वो होता है, एम का मतलब होता है हूँ, आर का मतलब होता है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गई होगी। अब जो यहाँ पर रूल नंबर 2 निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है, ये रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 जो निकल के आ रहा है ये है, इज का प्रयोग ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ होता है। किसका? इज का। इज का जो प्रयोग होता है वो हम ही, सी, इट और सिंगुलर है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इसका यूज करते हैं। किसका? इज का। और आर का प्रयोग हम कहां पर करते हैं? आर का प्रयोग वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ होता है। आर का जो यूज होता है वो किसके साथ? वी, यू, दे और बहुवचनकर्ता यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं। किसका? आर का, ठीक है। और रूल नंबर 3 है आपका, एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है। एम का जो यूज होता है वो आई यानी कि आई एम, ठीक है। इतनी बात आगे समझ में। और ये जो इज एम आर होते हैं ये हमेशा कर्ता के बाद लगते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के बाद लगते हैं। आप चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस की। इसमें 3 रूल थे, तीनों रूल समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। इसके बाद में आपका है निगेटिव सेंटेंस। देखिए, जो आपका निगेटिव सेंटेंस है वो अंग्रेजी वाक्यों में इज एम आर के बाद नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। किसके बाद? इज एम आर के बाद। मान लीजिए निगेटिव सेंटेंस है वो वहां नहीं जाता है, तो यहाँ पर इज एम आर के बाद जो है आपका नॉट लगेगा। तो ये तो बात हो गई निगेटिव सेंटेंस की, छोटी सी बात थी, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या ध्यान रखेंगे? प्रश्नवाचक वाक्यों में। किसमें? प्रश्नवाचक वाक्यों में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपके, उसमें इज एम आर कर्ता के पहले आते हैं। किसमें आते? कर्ता के पहले। इसमें आपका क्या हो रहा था? इसका उल्टा हो रहा था। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में आपका जो इज एम आर था वो कर्ता के बाद आ रहा था, लेकिन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें इज एम आर आपका कर्ता के पहले आ रहा है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। लेकिन एक कंडीशन ये भी है, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए, जैसे राम विद्यालय क्यों नहीं जाता है या राम विद्यालय क्यों जाता है, तो यहाँ पर जो आपका प्रश्नवाचक वाक्य है ना, शब्द है क्यों, ये देख रहे होंगे आप लोग कि वाक्य के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में इज एम आर कर्ता के पहले आते हैं। यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया हो तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी कब? जब वाक्य के बीच में आया हो। क्या आया हो? क्वेश्चन वर्ड आया हो, तो उसकी अंग्रेजी है ना, उसकी अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे, उसकी अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे तथा उसके बाद इज एम आर लगाते हैं। तो आशा करते हैं आप सबको ये यूज ऑफ इज एम आर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए।